अब ये जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, इसका एग्जाम्पल पर हम चर्चा करना शुरू करें। वी आर गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर 1. There are 7 एग्जाम्पल्स। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और एनसीईआरटी बुक भी निकालिएगा। एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 1, पेज है 198। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग रेडी हैं? थोड़ा कोल्ड कंडीशन है, ठंडी का समय है और तबीयत ठीक उतनी नहीं है, तो बीच बीच में थोड़ा सा सर्दी जुखाम जैसा आपको दिखाई देगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन पढ़ने से ही दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़े, दिमाग में फिगर बन गया, ब्रेन में फिगर बन गया वो क्वेश्चन का, तो समझिए कि आपने क्वेश्चन को बना दिया। हम बच्चों से सिर्फ क्वेश्चन जो दिया गया है उसका दिमाग में, ब्रेन में फिगर बना या नहीं। फिगर बन गया इट मीन्स आप क्वेश्चन को बना दिए, चाहे उसका आंसर मिले ना मिले, कैलकुलेशन मिस्टेक हो उससे मतलब नहीं है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में फिगर बना कि नहीं। तो हियर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इसको देखिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बात दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि एक टावर होगा और वर्टिकली वो ग्राउंड पर खड़ा है। बस इतनी बात से हमें फिगर बना देना है। तो एक चर्चा हमें करनी है ग्राउंड की। दिस इज ग्राउंड, क्लियर। हम चर्चा ग्राउंड की कर लिए कि ग्राउंड है, राइट। और इस ग्राउंड पर एक टावर है, वर्टिकली खड़ा है। तो टावर आई थिंक इस शेप का होता है। टावर जैसे ये टावर, दिस इज टावर, वर्टिकली खड़ा है। इतनी बात आपके दिमाग में फिगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो टावर का अलग अलग फिगर बच्चों के दिमाग में बनेगा। अब टावर का फिगर अगर आपके दिमाग में बन गया वर्टिकली, मतलब वो परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये बात समझना है कि ये जो है ये तो उसका टावर है भाई, देख लीजिए ये सब चीज है। लेकिन हम यहां से समझेंगे जमीन से, ये जो है ना ग्राउंड से, ये 90 डिग्री पर खड़ा है, इसको मानेंगे टावर, ठीक, राइट। जियो का टावर है, एयरटेल का टावर है, MTNL का टावर होता है, सभी का टावर है, तो टावर है। चलिए अब नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट क्या है इसको रीड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर कॉमा है, आराम से पढ़िएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है,
ग्राउंड पर एक क्या है, पॉइंट। उस पॉइंट ग्राउंड पर उस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, यहाँ ए रख देते हैं कि ए एक पॉइंट है, जगह है, ठीक, राइट। तो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से, बात को समझिए, पॉइंट ए से क्या कह रहा है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फिर कॉमा है, ये पॉइंट विच इज, ये पॉइंट टावर के फुट से यानी बॉटम से, ये आपका टावर का फुट है। समटाइम्स इस फुट के बदले बॉटम भी लिख देता है किताब में, यहां फुट लिखा है बट समटाइम ये बॉटम भी लिखा रहता है। तो फुट से ये पॉइंट जो है ये आपका 15 मीटर डिस्टेंस पर है। तो ये बात आप मानकर चलिएगा कि टावर इतना है, तो अप्रोक्सीमेटली मान ली जाती है, उसके बीच वाला से आप डिस्टेंस मेजर कीजिएगा, बीच वाला से। बॉटम तो बहुत बड़ा होता है ना, तो वो फुट बहुत बड़ा होता है, बॉटम बहुत बड़ा होता है, तो उसका सेंटर पॉइंट से आप इसको मेजर कीजिए, ये नहीं कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट से आप उसको दिखाइएगा, ठीक, राइट। आपके बुक में टावर कोई दूसरा तरीके से दिखा दिया हुआ है, 9.4 फिगर है, टावर इस तरीके से दिखाया हुआ है, तो बीच से ही लिया है डिस्टेंस, बॉटम के सेंटर पॉइंट्स। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको पता चल गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पहली बात को समझो। तो ये हॉरिजेंटल लेवल आप मानिए, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लेवल, और हॉरिजेंटल लेवल से अबव बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आप देखिए, ये हम आपको डॉक्टर दिखा रहे हैं, ये टावर है, ये टावर का ये टॉप है, राइट, टॉप पॉइंट है, और टॉप पॉइंट पर ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, राइट, 60 डिग्री का। ऐसे हम तीर मार करके दिखा रहे हैं, ऐसे बनाया हुआ है, हालांकि यहाँ पर एंगल का डायरेक्शन नहीं बताना है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो एंगल का डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। चलिए आगे, अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट निकालनी है। ये टॉप पॉइंट है यहाँ से यहाँ, इसको मैं x मान लूं, हाइट टावर। तो कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्यों कहा गया इसको, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन इसको क्यों कहा गया, अब आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन इसको क्यों नाम दिया गया। तो आइए देखिए इसमें है क्या, बातों को समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट एग्जाम्पल 1, राइट, एग्जाम्पल 1, लेट देखिए, लेट हाइट, ये हाइट लिखा है, देखिए हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट का मतलब सीधा समझिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ट्रिगोनोमेट्री में, ये नहीं कि आप मेंसुरेशन वाला सलांट हाइट लगा दीजिएगा, ये वाली बात नहीं, ये सलांट हाइट वाली बात नहीं करना है, यहाँ परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, जो 90 डिग्री पर है। तो लेट हाइट ऑफ द टावर बी x, ये मीटर में है तो मीटर ही मान लेते हैं, मीटर, x मीटर है, राइट। अब आप देखिए इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्यों कहा गया, पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो इसको क्यों कहा गया, तो आपको मन ही मन ये बात दिमाग में बैठाना है, सोचना है जल्दी।
एग्जाम्पल 1 है, थोड़ा आराम से आप बात को समझिए। ये आपका ट्रायंगल बन गया। अगर आप इस ट्रायंगल का नाम रख दीजिए ABC, ये C पॉइंट बॉटम पर है, राइट। यहाँ पर C लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये C है, दिस इज C, गिचिर पिचिर नहीं लगे, C है लिखा हुआ। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, C आपका है, C है 90 डिग्री, ठीक, ओबियसली। तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, राइट। और देखिए आपको ये 60 डिग्री दिए हुआ है, तो इस एंगल के हिसाब से ये BC हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। BC क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। BC आपका हो गया व्हाट, ये है, और यही आपने मान लिया है x, जो एल्टीट्यूड है। और ये आपका बेस है, AC बेस है। तो AC आपका क्या है, 15 मीटर। अब आप देखिए ये बात, ये आपका हो गया एल्टीट्यूड, जिसे आप हाइट भी कहेंगे, परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर हो गया। एंड AC आपका क्या बन गया, बेस। इतनी बात जो है ना, ये मन ही मन आपको जानकारी होनी चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसलिए मैं ये सारी बात लिख दे रहा हूँ। अदरवाइज ये बात लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए, दिमाग में बन जानी चाहिए। अब आप देखिए, यू हैव टू फाइंड व्हाट, BC, you have to find what, BC, and AC is given in your question, AC is given in your question। मफलर थोड़ा सा इधर भाग जा रहा है, थोड़ा सा ठंडी का समय। तो आप देखिए 15 मीटर जो आपका बेस है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और आपके पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एंड आउट ऑफ दीज, ठीक, किसके बीच, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच, बड़ा ही कठिन बात होता है बच्चों को समझाना। आप पीछे वाले अगर क्लास को इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री अगर नहीं पढ़े हैं, उसको अगर आप नहीं जानते हैं, तो बहुत भारी समस्या इस चैप्टर में होगा। तो बात समझिए कि आपको ये फाइंड आउट करना है, और ये आपका गिवन है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन आप बनाएंगे। तो देखिए, दो आपके पास बनेगा, एक tan थीटा जो आप P/H, ठीक है, इससे, और दूसरा आपका क्या बनेगा, कॉट थीटा, जो tan थीटा P/B होता है, यार मैं भी कंफ्यूज, P/B, राइट। ये आपका, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, P/B स्टैंड फॉर बेस। तो tan थीटा P/B, यानी इसमें एक मुझे ये गिवन है और दूसरा फाइंड आउट करना है, इसके बीच में रिलेशन बन रहा है। दूसरा B/B, ये रिलेशन क्लियर। या तो इसके प्रयोग से आप बना लीजिए, या इसके यूज से बना लीजिए। चलिए, tan थीटा से अगर हम बनाते हैं, तो tan 60 डिग्री लिखिएगा। देखिए, जो यहाँ डिग्री है वही यूज करना है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी इंट्रोडक्शन
टू ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसका इसमें एप्लीकेशन tan थीटा पी अपन बी आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा, ये भी आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा, ऑलरेडी इसको आप पढ़ चुके हैं। उसी का एप्लीकेशन है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम रखा गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन है, उसका यूज है। tan 60 डिग्री एंड हियर परपेंडिकुलर व्हाट x, मान लिया हमने x मीटर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय ये 15 मीटर, राइट। तो अब आप देखिए, आपने यहाँ पर आप मीटर नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ अपने आप यूनिट आएगा, देखिए, ठीक। सीधे हम लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x, मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, इसीलिए नहीं मिटा दिए कि इसको जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू ऑलरेडी मीटर में आएगा। चलिए, tan 60 आप लिखेंगे √3 एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन 15 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, देयरफॉर x इक्वल टू 15 और √3 मीटर, आंसर आ गया। देखिए अपने आप मीटर में आ गया, x को लिखने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए, आपको दो काम करना है। एक तो ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियोज है उसको याद रखिए, 6 जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में, और दूसरा आप याद रखिए टेबल 8.1, टेबल 8.1 आप याद रखिए, टेबल 8.1 ये आप याद रखिए, ठीक, याद कीजिए। और दूसरा TR, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये दो चीज ही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो 8.1, अब आप देखिए, आप ये याद ही रखे हैं, tan 60 का वैल्यू अगर आपका √3 पता नहीं है तो यू कांट सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक, राइट। अब आप कहिएगा कि सर कॉट से भी बना लीजिए, हाँ कॉट से भी बना लीजिए। तो आप लिखिएगा यहाँ कॉट 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखिएगा, कॉट 60, तो बेस 15 मीटर एंड परपेंडिकुलर, राइट। कॉट 60 का वैल्यू आप देखिएगा tan 30 के बराबर, तो 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू 15 मीटर अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x इक्वल टू 15 √3 मीटर, ये आंसर है। एग्जाम्पल 1 हम इसीलिए बड़ी आसानी से आपको बना रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत है इस चैप्टर का, ठीक है। एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे तो हर जगह आपका टेबल 8.1 जो आपके इसमें बुक में दिया है, एंगल वाले हैं, साइन कॉस टेन, उसका एंगल का 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, सारे का 6 आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का दिया गया। तो ये पहले ध्यान रखिए। और दूसरे में TR रेशियो, साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, टेन क्या होता है P/B। बस ये 3 को भी याद कीजिए ना, तो उसी से काम चल जाएगा। साइन कॉस टेन याद कीजिए क्योंकि 3 जो रिमेनिंग है वो इसी का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा हम कॉट से बना दिए, तो 3 याद रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर अब हम चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा।
बनाइएगा आराम से, इत्मीनान से, बड़ी आराम से आप बनाइएगा। क्वेश्चन आपने रीड किया, क्वेश्चन बड़ी सावधानी से रीड करना है। कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, वहां पर रुक जाना है। और फिर क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में, ब्रेन में फिगर बननी चाहिए। जब तक फिगर नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो माइंड में फिगर अगर बन गया तो समझिए आप बना लिए क्वेश्चन, नहीं फिगर बना तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का यही एक, इसमें साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और बच्चों के दिमाग में तो कहानियां सुनने से फिगर बनती है। फिगर, अब फिगर अलग अलग बन जाती है। अब फिगर के रिगार्डिंग बातें कीजिए तो थोड़ी सी मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी बात मैं फिलॉसफी भी देते रहता हूँ। मेरा वीडियो, मेरी पढ़ाई देखना है तो थोड़ा सा इत्मीनान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इत्मीनान से, रेस्ट से, आराम से आप मेरी वीडियो को देखिए। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई तो बड़ी बेवकूफ वाली पढ़ाई। अब हमने आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में फिगर बन जानी चाहिए, लेकिन वो फिगर अलग अलग बनेगा आपके दिमाग में। जैसे अभी मैंने टावर की फोटो बनाई, तो किसी बच्चे को टावर, दूसरे तो वाइट कलर का टावर का दिमाग में फिगर बन जाएगा अगर उसके बगल अगल में जियो वाले वाइट कलर का टावर लगा रखा है। तो किसी के बच्चे के दिमाग में टावर छत पर लगा होता है, तो जब ये कहेगा टावर तो उसको दिमाग में क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि छत पर टावर लगा हुआ है, तो छत पर से फिगर उसको बनेगा। तो अब आप इस बात को समझिए कि छोटे बच्चे हैं, आप जब छोटे बच्चे थे 4th क्लास, 5th क्लास या 2nd, 3rd क्लास में थे, अब तो सिंगल फैमिली होते जा रहा है। आप ज्वाइंट फैमिली की बात कीजिए, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सभी एक ही साथ रहते हैं। तो छोटे बच्चे जब सोने के लिए जाते हैं तो छोटे बच्चे बोलते हैं अपने दादा को, दादा एक कहानी सुनाओ। कहानी नहीं कहिएगा तो उसको नींद नहीं आएगा और परेशान करते रहेगा दादा को। नाना नानी है तो उसको परेशान करेगा कि भाई ये तो मतलब हमको कहानी नहीं कह रहे हैं तो परेशान करते हैं। तो कहानी जो होती है ना, वो कहानी जब भी आप शुरू कीजिएगा तो बच्चे के दिमाग में तस्वीर बनती है, फिगर बनती है। हमारे गांव में एक मुनि पासवान जी थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे। हम लोग जब अधवारा नदी पर, आज ना लोगों के घर में टॉयलेट हो गया है, आज भी गांव देहात में टॉयलेट है, फिर भी वो लैट्रिन करने के लिए वो नदी है, पोखर है या खेत में जाते हैं। गांव देहात में हम भी जाते हैं। तो हम लोग जब टॉयलेट करने के लिए अधवारा नदी है वहाँ जाते, तो शाम के वक्त जो है ना, वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता, तो हम लोग जो है ना उनको उंगली पकड़ा करके ले जाते थे ना, जो मुनि पासवान भाई साहब पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी कहानी को लिखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी भी फेल कर जाते। आज उसका पोता जो है ना लक्ष्मण पासवान चौकीदार है हमारे गांव में, और वो उनकी कहानी जब हम सुनते थे, उनके दादा की कहानी जो सुनते थे बड़ी, और एक कहानी जो है ना 10 दिन चलता। अगर 1 घंटा कहानी सुने, हम लोगों को मच्छर भी काटता नदी के किनारे, फिर भी 10 बच्चा घेरे हैं, कहानी कह रहे हैं, और वो कहते कि ऊँ करो, तो हम लोग ऊँ करते, तो कहानी चलती। तो कहानी बहुत देर तक चलते, 1 घंटा। फिर कहते कि चलो अब खाने का समय हो गया, अब घर पर चलते। तो जाते घर पर, फिर
और फिर कल शाम को फिर मुनि पासवान जी को लेकर के आते, हम लोग को दादा लगते तो उनको दादाजी कहते थे, बुला करके लाते। नदी के किनारे फिर हम 10 बच्चे हैं बैठे हुए हैं और कहानी कह रहे हैं। एक कहानी जो है ना 10-15 दिन चलता था, और वो कहानी पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से आई, ये भी बात सोचने लायक बात है। और पढ़े लिखे नहीं थे। अगर उनकी कहानी को लिखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी से कम होंगे वो। मुंशी प्रेमचंद जी लिख दी और कुछ लोग जो है ना नहीं लिख पाए। प्रतिभा जो है ना आपको किताबों में नहीं है, और ये कोई जरूरी नहीं कि प्रतिभावान वही है जो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा से कहीं ज़्यादा प्रतिभावान लोग मुझे अनपढ़ लोगों में गांव में दिखता है। तो हम आज उस कहानी पर चर्चा करते हैं। आज कहानी की बात हम बतलाते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, दादा सुनाए कहानी, लेकिन 10 बच्चा जो कहानी सुन रहा है, आपके स्कूल में जो स्टोरी कह रहा है या हम जो स्टोरी कहेंगे, अब सपोज दैट कि मैं आप मेरे यहाँ क्लासरूम है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चे हमारे क्लास में। मैं कहानी शुरू किया, क्या, एक राजा था। जो ही मैंने कहा एक राजा था और वो रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार करने के लिए गए। बस 2 ही बात मैंने अभी 2 सेंटेंस में हमने बताया। इस 2 सेंटेंस से आपके दिमाग में अगर फिगर बन गया कि राजा था तो राजा का फिगर बन गया, और राजा रथ पर सवार होकर के शिकार करने के लिए जा रहे हैं, अगर ये फिगर बन गया तो समझिए आप कहानी सुन रहे हैं। बस जो बात यहां पर इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में वही बात है। लेकिन आप जो कहानी सुन रहे हैं 40 बच्चे की एक राजा था, तो उस 40 बच्चे के दिमाग में राजा की तस्वीर अलग अलग बनी होगी। There are 40 students in your classroom and out of these, जितने भी बच्चे हैं उनमें से अगर सारे बच्चे से ये सवाल पूछा जाए कि भाई एक राजा था, तो तुम्हारे दिमाग में राजा का तस्वीर कैसा बना? तो वो कहेगा कि राजा का तस्वीर बना तो मुकुट पहने हैं, तो मोटा है, तो पेट निकला हुआ है, और रथ पर जा रहे हैं तो कांधे में धनुष है। दूसरा मतलब है कि लड़के से अब पूछिए तो वो कहेगा कि नहीं, हमारे दिमाग में जो राजा की तस्वीर बनी है उसमें पेट नहीं निकला हुआ है और वो राजा दाढ़ी वाला है, और उस धनुष जो है ना वो रथ पर रखे हुआ है, कांधे में नहीं। तीसरे बच्चे से पूछिए तो कहेगा कि नहीं, कि जो मतलब है कि राजा है वो मुकुट ही नहीं पहने हुआ है, और वो शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, और उनका धनुष जो है हाथ में है, और रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं, उसमें उजला घोड़ा है उनके रथ में। यानी कहानी एक ही है कि एक राजा था और वो जंगल की तरफ शिकार करने के लिए जा रहे हैं, बट हर बच्चे के दिमाग में ये तस्वीर अलग अलग बनी। और क्यों बनी ये तो भाई बायोलॉजी वाले जानते हैं, हम भी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, 12वीं क्लास तक बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक। लेकिन ये बात दिमाग की बात है कि दिमाग में ये एक ही तस्वीर का अलग अलग जो है ना फोटो जो है ना, एक ही कहानी का अलग अलग फोटो तस्वीर बच्चों के दिमाग में कैसे आए, अलग अलग बच्चा अलग अलग एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो कुछ भी रहे, कहानी स्टार्ट हुई, कहानी सभी ने सुना और सबों के दिमाग में पिक्चर बनी, तस्वीर बनी, तो वो बात को समझ रहा है, वो कहानी को सुन रहा है, अदरवाइज नहीं सुन रहा है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत बड़ा है, इसको तो लिखेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखिए फिगर 9.5 है और इसको देखिए आप, एन इलेक्ट्रीशियन, हम एग्जाम्पल 2 पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 2,
इत्मीनान से बनाइए, आराम से पढ़िए, पढ़ना ही तो है। तो इसमें दौड़ धूप किस बात का। लेकिन आजकल का लाइफ बड़ी फास्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, फास्ट। हम एक जगह पढ़ाने जाते थे नेवसराय में, दिल्ली का नेवसराय जगह है। तो वो लड़की थी रिद्धि, तो वो 11th क्लास में थी। तो जब हम जाते तो वहाँ तो दिल्ली में घंटा पर पढ़ाई होता है, 1 घंटे का 1000 रुपया, 1000 पर आवर। तो वो बड़ी फास्ट पढ़ती थी, बड़ी फास्ट। मतलब एक वर्ड हम बोले और दूसरा वर्ड निकलने ही वाला है तभी वो बोलते कि सर फास्ट पढ़ाओ, मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, फास्ट पढ़ाओ। यानी भाई उसको तो 1 घंटा पढ़ाने में इतना बीपी मेरा चढ़ जाता कि 1 घंटे की पढ़ाई के बाद मेरा होश खराब रहता, दिमाग खराब हो जाता कि इसको कैसे पढ़ाएं, बड़ी हालत खराब होती। तो जल्दी जल्दी वो पढ़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का 1000 रुपया, समझ लिए, 1000 पर आवर क्लास। 2 घंटा पढ़े तो 1 दिन में ही 2000 रुपया बन जाएगा। वो तो हालत खराब कर दे। तो वो लड़की जो है ना बड़ी फास्ट पढ़ती थी। तो फास्ट नहीं, हम थोड़ा इत्मीनान और आराम से बात करते हुए बातों बात में पढ़ा देना चाहते। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एन इलेक्ट्रीशियन। जब ये कहा इलेक्ट्रीशियन तो वो कौन होगा आपके घर में, फिगर बन गया दिमाग में, इलेक्ट्रीशियन। तो वो इलेक्ट्रीशियन होगा तो बिजली को ठीक ठाक करने वाला, तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रीशियन का फिगर बन गया। अब वो कोई किसी स्टूडेंट के दिमाग में फिगर बनेगा कि वो इलेक्ट्रीशियन है, पैंट शर्ट पहने हुआ है। किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं कि वो तो लुंगी बनियान पहने हुआ है बगल में और कान पर रखे हुआ है वो टेस्टर जैसा रहता है। तो खैर जो कुछ भी आपके दिमाग में जो भी इलेक्ट्रीशियन का फोटो बने, डोंट वरी। आइए, फोटो बनना चाहिए दिमाग में। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल का भी फोटो बन गया भाई। तो पोल होगा तो जमीन पर ही होगा भाई, हवा में नहीं, ग्राउंड पर होगा, राइट। और एक हम पोल बना देते हैं। पोल ऐसा होता है, टावर जैसा नहीं, ये पोल ऐसा होता है, राइट। ये आपका पोल है, ठीक, राइट। दिस इज पोल, राइट। पोल का भी फिगर बन गया, पोल भी बना दिया हमने आपको। और कह रहा है कि ये 5 मीटर हाइट है। इसकी हाइट कितनी दी गई है, यहां से यहां 5 मीटर, ठीक, राइट। पोल की हाइट आपको 5 मीटर दिखा दीजिएगा फिगर में, ठीक, राइट। अच्छा, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सी लिखे हुआ है, इसका मतलब लड़की है, महिला है भाई। इलेक्ट्रीशियन महिला हो सकता है। पहली बात तो इलेक्ट्रीशियन कहा तो जेंट्स का फिगर आपके दिमाग में आया होगा। अब यहां सी से लिख रहा है कि सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, बिलो द टॉप, टॉप से नीचे, यानी यहां पर रिपेयर करना है। तो यहां से ये 1.3 मीटर है बिलो द टॉप। तो टॉप से आपको, ठीक, ये आपका टॉप हो गया पोल का, ये बॉटम पोर्शन है। और ऊपर से 1.3 मीटर, 1.3 मीटर नीचे। चलिए ये पॉइंट हम ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम भी रख दीजिए, क्या रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम ए रख दीजिए, राइट, ए पॉइंट। और बी रख दीजिए टॉप पॉइंट का नाम, ठीक, राइट। अभी कह रहा है सी फिगर 1.5, तो लेडीज इलेक्ट्रीशियन है भाई। भाई इसको भी क्या लेडीज इलेक्ट्रीशियन को आप चढ़ा रहे हैं भाई, जेंट्स का देना चाहिए, लेडीज इलेक्ट्रीशियन। अच्छा,
चलिए, ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यू यूज विच कॉमा है when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। बात कह रहा है कि लैडर का लेंथ क्या होगा, सीढ़ी का लेंथ कितना होगा, और वो कह रहा है कि इंक्लाइंड क्या है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है। अब यहां इंक्लाइंड वर्ड आ गया तो आपके दिमाग में बात एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। बात को गहराई से समझिए आप, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी बात को आप समझिए कि सीढ़ी भाई होगा तो ये ऐसे ही नहीं लगेगा, सीढ़ी जो होगा वैसे ही होगा भाई, ठीक। अच्छा, और सीढ़ी आपको ग्राउंड से ही नहीं लगेगा, तो ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहां से यहां जो है इसको आप x मान लीजिए, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक, राइट। सीढ़ी की हाइट जो है, सॉरी हाइट नहीं, लेंथ यहां तक आपकी कितनी हुई, और इस पॉइंट को आप ए पॉइंट ले लीजिए, ए बी, यहां आप सी पॉइंट ले लीजिए इसको, और इसको डी पॉइंट ले लीजिए, ठीक। अब सारे पॉइंट मार्क हो गए, राइट। अब ये कह रहा है वुड इनेबल हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन, हाँ ये भी कह रहा है रिक्वायर्ड पोजीशन। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? वाह क्या बात लिखा, ये कह रहा है यहां से ये भी निकाल लेंगे, इसको y मान लेते हैं, ठीक, राइट, y। अब आप देखिए इसमें दो बात निकालना है, एक तो ये भी निकालना है और एक ये भी एंड गिवन आपका है। तो ऐसा है, आप देखिए यहां पर फ्रॉम फिगर एडजॉइनिंग जो फिगर है इसमें आप पहले AC निकालिए, AC इक्वल डेफिनेटली आप BC माइनस AB कीजिएगा। हमारी जो फिगर है उसके हिसाब से, बुक की फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी जो फिगर है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं कि ये जो आपका है ये पूरा दिया हुआ है 5 और ये 1.3 है, तो ये आप निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए इतना, ये वाला हिस्सा अगर आप निकाल लेते हैं, ये वाले यहां से ये वाला हिस्सा अगर आप निकाल लेते हैं तो बातें बन गई, बातें बन गई, राइट। और लेडीज अगर 1.5 मीटर की होगी तो यहां पहुंचेगी तो वो रिपेयर कर लेगी, 1.5 मीटर का तो होना भी चाहिए, हाँ बात को समझिए। तो ये आपका है कितना, BC है 5 मीटर और माइनस 1.3 मीटर, ये कितना हो जाएगा AC, 0.7 और 4 माइनस 1 3.7 मीटर, 3.7 मीटर आपका ये निकल गया, क्लियर। अब आपका निकालने में आसानी बन गया, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप दिस निकालते हैं तो साइन का प्रयोग कर लीजिए ना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H होता है, और आपका देखिए AC अपॉन AD लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, और इसको पहले ही मान लेते हैं, यहां पर जो है ना ये लिख लीजिए लेंथ ऑफ लैडर BX, लेंथ ऑफ लैडर
बी एक्स मान लीजिए आप लेट करते हैं, राइट। तो अब आप देखिए साइन 60 कितना होता है, और √3/2, ये तो भाई याद रखना पड़ेगा आपको। एंड AC आपने निकाला 3.7 मीटर, राइट, और AD आपका x यू हैव टू फाइंड, एंड देयरफॉर आप x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3.7 इंटू 2/√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो कर ही लीजिएगा, क्यों भाई, ये छोटी सी बात है। आइए, और आप फिर y निकालने के लिए ये दो तरीका अपना सकते हैं। बेस अपन हाइपोटेनस है, तो cos 60 डिग्री का यूज आप कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y/x, राइट। तो cos 60 आपका कितना हो जाएगा, sin 30 हाफ, दिस विल बी इक्वल टू y, और x का वैल्यू तो आप यहां निकाले ही हैं, तो x का वैल्यू आप रख दीजिए क्या, 3.7 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाय √3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या बन गया, 3.7 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय √3, एंड देयरफॉर y इक्वल टू, ये तो 2 से 2 काट ही तो दीजिए, 3.7/√3 मीटर, y निकल गया। या नहीं तो आप tan 60 करके भी निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, AC का वैल्यू 3.7, ठीक, राइट, मीटर, और अपन y परपेंडिकुलर अपन बेस tan 60 का वैल्यू आपका √3, तो ये बन गया 3.7 मीटर अपन y। सोल्व कीजिएगा, देयरफॉर y इक्वल टू आपका निकल जाएगा 3.7 मीटर अपन √3। देखिए इस तरीके से भी आप tan का भी यूज करके निकाल लीजिए, या नहीं तो cos का भी यूज करके निकाल लीजिए, साइन को यूज करके, साइन के बदले आप cosec भी यूज कीजिएगा तो भी आपका निकल जाएगा cosec थीटा, और cos के बदले आप sec थीटा यूज कीजिएगा तो भी आपका निकल जाएगा, tan के बदले आप cot यूज कीजिएगा तो भी निकलेगा। यानी आप यूज कर सकते हैं इसमें से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। कंसेप्ट आपके पास अगर है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ये सारी बात है। एग्जाम्पल 2 आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो आज लंबी पारी खेलने की इरादा है, इरादा तो होनी चाहिए। ठंडी का मौसम है, दिमाग काम नहीं करता है, बच्चों का एग्जामिनेशन नज़दीक है, एग्जामिनेशन इज नॉकिंग योर डोर। तो आइए एग्जाम्पल 1 और 2 हम कर चुके थे, एग्जाम्पल 3 से हम बात को शुरुआत करते हैं। पढ़िएगा इत्मीनान से, आराम से, बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। तो आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मैथमेटिक्स की बुक निकाल लीजिए
और एग्जाम्पल थर्ड, ये है पेज 199। नोटबुक निकालिए, एनसीईआरटी बुक निकालिए और हम स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल थर्ड मैं पढ़ता हूं, आप आराम से सुनिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, उसकी लंबाई जो है, हाइट जो है 1.5 मीटर है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो सबसे पहले हम एक चिमनी बना लें, ठीक, राइट, और एक ऑब्जर्वर बना लें। चिमनी जैसा बुक में है वैसा तो हमसे नहीं बनेगा, ये बात मान लेना है कि ये आपका चिमनी है। चिमनी ग्राउंड पर ही होगा, आसमान में तो होगा नहीं, ग्राउंड का है, ये ग्राउंड का पिक्चर बन गया। और 28.5 मीटर अवे है, ये एक ऑब्जर्वर है, राइट। इस ऑब्जर्वर का, ये आप ऑब्जर्वर मानिए, इस ऑब्जर्वर का मैं क्या करूं, 2 हाथ बना देता हूं, ठीक, और नीचे मैं 2 पैर बना देता हूं। अगर आप लोग मूर्तिकार है, कलाकार है तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं। देखिए ये 2 लेग हैं, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर। OBSERVER, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। और दिस इज चिमनी, ये आपका चिमनी है। स्पेलिंग क्या है चिमनी का, CHIMNEY, CHIMNEY। एक चीज को आप जानते हैं, जो बहुत दिनों से पढ़ा रहा है या जो बार बार लिखता है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, स्पेलिंग। हाँ, और हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, राइट। एंड ये ऑब्जर्वर चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, इसके आंख से, आंख होगा यहां, इसके आंख से, पहले हॉरिजॉन्टल बना लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसको बना लिए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ए एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, राइट, इसके आंख से, राइट। अब कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या है, तो यहां से यहां तक हाइट मानकर चलिए हम h ले लेते हैं, राइट, h हाइट ले लेते हैं। 2 तरीके से बना सकते हैं यार, आप कॉमन सेंस लगाइए, इंटेलिजेंट है, कहने की जरूरत नहीं है। इसका मार्क भी कर सकते हैं हम, ट्रायंगल आप मार्क कर लीजिए। तो ये आपका, अगर मैं ए बी हाइट हो गया चिमनी का, ए बी, सी पॉइंट यहां मान लीजिए, डी पॉइंट यहां मान लीजिए, और ई पॉइंट यहां मान लीजिए, राइट, सारे पॉइंट हो गया। तो
एग्जाम्पल थर्ड, राइट। इसमें आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई, लिख देता हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, राइट। तो आपके पास ए बी, ये है हाइट, GHT हाइट, ये मान लीजिए एज, दिस इज चिमनी, ये चिमनी है, राइट। और डीसी आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, और इसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, एम आई राइट? हाँ। अब आप आसानी से इन ट्रायंगल, और डीसी जो है इक्वल टू हो जाएगा किसके, ईबी के, राइट, ईबी। अगर आप ए निकाल लेते हैं, राइट, तो ईबी तो ऑलरेडी आपका 1.5 मीटर हो गया। यहां से ए हाइट जो है 1.5 मीटर, तो हम इन ट्रेंगल एडीई ट्रेंगल एडीई में बात कर ले। कभी कभी बच्चे जो है ना, कहाँ मिस्टेक होता है पढ़ने में, बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी शाइनिंग आ रही है, बल्ब का कहाँ से आ रहा है पता नहीं, देखता हूँ। नहीं, इससे नहीं है, इससे भी नहीं है, कहाँ से आ रहा है, जरा से इसको बंद करके देखता हूँ। फिर भी वहां पर आ रहा है, यहाँ पर शाइनिंग फिर भी आ रहा है बोर्ड का, कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है। लाइट भी कम कर देता हूँ, घर तो बल्ब नहीं चल रहा है। घबराइए नहीं, आराम से इत्मीनान से हम लोग किसी क्वेश्चन को सोल्व करें। यूट्यूब की पढ़ाई बड़ा ही खतरनाक पढ़ाई होती है, और गूगल की पढ़ाई तो और खतरनाक हो गई है। बच्चा दिमाग लगाता ही नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने का मौका मिलना चाहिए। हम भी एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। लोग चैनल को अच्छा करने के लिए कि यूट्यूब से पैसा आए, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट वर्क है इसमें। आइए, इन ट्रायंगल एडीई आप बात कीजिएगा तो देखिए, ये 28 है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, यहां से 28.5 मीटर, राइट। तो इन ट्रायंगल एडीई आप किसका यूज कर सकते हैं, दिस इज यू हैव टू फाइंड, एंड दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। तो tan का यूज आप कर सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन DE, AE what A you have to find, and DE 28.5, tan 45 degree 1, and this is equal to AE अपॉन 28.5 मीटर है, मीटर आप रख दीजिए, मीटर, राइट, मीटर। एंड देयरफॉर AE इक्वल टू व्हाट, 28.5 मीटर, राइट, क्लियर। नाउ
हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी क्या लिखिएगा हाइट ऑफ चिमनी? तो ए ई अब प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, कुछ तो इसमें है नहीं, एच लिखना कोई जरूरी नहीं था यहाँ कि हाइट इसको, और ये बन जाएगा आपका ए बी जो आपका एच है, राइट, देख लीजिए आप, दिस प्लस दिस, हाँ, ये ए ई आपका निकल कर आ गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, तो 28.5 मीटर, एंड ई बी दिस इज इक्वल टू डी सी, ये आपका दिया हुआ है, देख लीजिए 1.5 मीटर, क्लियर, एंड देयरफॉर ए बी इक्वल टू एच हाइट, दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई, 30 मीटर, हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर निकल गया, आपके बुक में दिया होगा, देखिए आंसर चेक कीजिए, हाँ 30 मीटर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। एग्जाम्पल नंबर 4 पर हम चलते हैं। एग्जाम्पल 4, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, राइट। बहुत भारी कंपटीशन है यूट्यूब में, और आजकल का बच्चा जो है वो रेस्ट में पढ़ता नहीं है, फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना, क्योंकि बच्चे दिमागी हालात में अब ठीक नहीं, टीचर के भी दिमागी हालात ठीक नहीं, खुद मेरी हालात सही नहीं रहती। हम यहां पर देख रहे हैं सीतामढ़ी में बच्चे जो है जिस क्लास में है उस क्लास का भी नहीं पढ़ पा रहा है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अब आप कहेंगे कि सर बोलते, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बल्कि दिल्ली में हम पढ़ाए हैं तो 8 क्लास में जो बच्चा है उसको हम 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाए, 8 क्लास में जो बच्चा है 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाए, 7th क्लास का बच्चा है उसको 9th क्लास का सिलेबस पढ़ाए, और जो 9th में बच्चा है उसको 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, यानी 2 क्लास आगे हम पढ़ाते हैं। हमारे, अगर कुछ लोग कहेंगे कि ये टीचर अपनी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। गुड़गांव में पढ़ाएं, वसंत कुंज में, और सैकड़ों पेरेंट्स का नंबर मैं दे सकता हूं जिनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, या जिनके बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, वो 9th क्लास में है, वो 11th क्लास का पढ़ रहा है, पर्टिकुलर साइंस तो पढ़ता है। यहां हमारे पास मेरे मित्र है, एक शांति नगर में रहते हैं, उनके बच्चे अभी आती है पढ़ने के लिए, अभी मतलब एग्जामिनेशन इज नॉकिंग योर डोर, ये जनवरी चल रहा है, और अभी एक्सरसाइज ही बना रही है, वो कब रिवीजन करेगी और कब क्वेश्चन बैंक बनाएगी। जबकि 1 साल में अब एक निकिता नाम की लड़की आती है, तो वो 6th क्लास में है, उसको 7th क्लास का बहुत सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज नंबर अच्छा आता है। बीच में 4 महीना वो उसके ट्यूशन छोड़ दिया, हमने खुद छोड़ दिया, क्योंकि गार्जियन कुछ पैसे देने में कंजूसी करने लगे, तो जानते ही है ट्यूशन फी एक भीख मांगने के बराबर है, पढ़ाइए अच्छा तो भी। और सीतामढ़ी का तो बुरा हाल है, तो 4 महीना उसका ट्यूशन डिस्टर्ब था,
भाई बहन है, दोनों आता है पढ़ने के लिए। एक 11th क्लास में है और एक 6th क्लास में लड़की है, वो आती है पढ़ने के लिए। तो 4 महीना डिस्टर्ब रहा, वो गार्जियन पैसे कम ले लीजिए, तो हम भी गुस्से में आकर के ट्यूशन बंद कर दिए। फिर इधर आकर के पढ़ना शुरू किए हैं, तब तक में तो समय खत्म हो चुका है। और हमारे एक मित्र हैं, तो उनकी बच्ची का अभी देख लीजिए, वो बच्ची अभी एक्सरसाइज ही बना रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, बताइए। जबकि सिलेबस 10th क्लास के बच्चों को सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाना चाहिए, सितंबर में ख़त्म हो जाना चाहिए। अक्टूबर नवंबर रिवीजन करते, दिसंबर में रिवीजन होता, और अब उसे क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए। अब रेडी रहना चाहिए, जनवरी में रेडी होना चाहिए बोर्ड के लिए, कि बोर्ड वाले जब चाहे तब एग्जाम ले लें। लेकिन जो बच्चे अभी एक्सरसाइज ही बना रहे हैं, वो कब रिवीजन करेगा? अरे 2 क्लास एडवांस पढ़ने की बात तो दूर, अब हमारे किशनगढ़ गांव दिल्ली में वसंत कुंज की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं उन बच्चों का कभी कभी हमारे पास कंप्लेन आता है कि सर हमारे नाम क्यों लेते हैं यूट्यूब पर, सीधे इसे बताइए। अब 8 क्लास का बच्चा है, उसको 10th क्लास का मैथ्स मैंने ख़त्म कर दिया है 8 क्लास में, और वो बच्चा एग्ज़ाम से इंडिपेंडेंट है, बोर्ड को चैलेंज कर रहा है 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, कि आपको जब मर्जी है आप एग्ज़ाम ले लीजिए, एग्ज़ाम से फ्री हो गए। एग्ज़ाम का टेंशन ही नहीं है बच्चे को, 8वीं क्लास में 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ करके एग्ज़ाम से फ्री हो गया कि आप मैथ और साइंस का ले सकते हैं टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इंग्लिश, हिस्ट्री, SST है तो वो देखा जाएगा। मैथ और साइंस से मैं उसे इंडिपेंडेंट कर देता हूँ। एक हमारी मैडम है, RCM में काम करती है, ये शांति नगर है, दिल्ली में शांति कुंज, यहाँ शांति नगर, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लड़की 2 दिन आई पढ़ने के लिए, पढ़ने में तो अच्छी थी, वो बायो पढ़ी, जबकि बायो से अच्छा तो मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता है। बायो में 12th क्लास का बायो जो जेनेटिक्स है वो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो टीचर 11th क्लास के सीतामढ़ी में जो बायो पढ़ाते हैं उसे कम नहीं पढ़ाता, उसे अच्छा ही पढ़ाता। 2 दिन आई पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर तो 1000 का महीना है, 1000 फिजिक्स वाले लेते हैं, 1000 केमिस्ट्री वाले लेते हैं, 1000 बायो, तो 3000 का महीना हो गया। और हमें 15,000 रुपये, जबकि दिल्ली से मैंने आधी पैसा यहाँ रखा है चार्ज, 15,000, 15,000 कौन देंगे। मैंने उसे 15,000 रुपये मांग किया कि 15,000 पर मंथ होना चाहिए। 2 दिन पढ़िए, भाग गई। उसके फादर का नाम चंचल है और उसकी मम्मी का नाम डिम्पल है। RCM में बढ़िया पैसा कमाती है, और पता नहीं हमारी वाइफ को भी ब्रेन वॉश करके RCM बना दी, और RCM में वो झूम गई। अब पता नहीं RCM क्या है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ही हो जाता है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। अगर हम भी मार्केटिंग किए होते टीचिंग में, तो आज आकाश और फिटजी के बराबर हमारा सेंटर खड़ा होता है, जितना नॉलेज मेरे पास है। लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं जानता, और यही कारण है। और बिजनेस आगे करने के लिए, पॉलिटिक्स में आगे जाने के लिए आपको ईमानदार नहीं बनना पड़ेगा। अगर ईमानदार आप हैं तो आपको भीख मांगने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हम इस बार चुनाव लड़े हैं, हमसे सीधा पब्लिक लोग पैसे मांग करती थी कि पैसे दीजिए, तो पैसे नहीं दिए, वोट कम आया। लेकिन हर गांव से 10 वोट आया, और गांव में 10 लोग है ही है। हर गांव में जाइए तो 10 लोग ही है जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल क्लास का लोग है। उस इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों के पास कोई पैसे भी देने जाएगा कि मुझे वोट दीजिए पैसे देकर, तो वो पैसा नहीं लेगा, उसको भगा भी देगा, चाय नहीं पीने देगा। हमें 10 वोट हर गांव से मिला है, और इसीलिए हम विजेता है, क्योंकि कम से कम 10 इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, बुद्धिजीवी युवा वर्ग हमारे साथ खड़ा है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। इसलिए हम हार करके भी जीत गए। आइए
टॉपिक पर बात करते हैं। थोड़ी सी हम चर्चा करते रहते हैं यार बच्चों के साथ, क्या करें। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखिए इस पर। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 degree। पहले तो इस बात को समझिए, आराम से पढ़िए और पढ़ते वक्त आपके दिमाग में पिक्चर, तस्वीर बन जानी चाहिए, तस्वीर बन जानी चाहिए। अब एक गाना आज मैंने सुन रहा था, प्यार काहे बनाया राम ने, प्यार काहे बनाया राम ने, गाना है, आप गा सकते हैं, किसी से किसी को मिला सकते हैं। अब रामायण की बात है, राम ने प्यार क्या बनाए। राम तो सारी जिंदगी कष्ट झेले हैं, कभी जंगल गए, जंगल से आए तो जनता ने लांछन मारा तो पत्नी को भगा दिए। उनकी जिंदगी में प्यार है कहाँ, कष्ट ही कष्ट है, तो राम ने प्यार बनाया कहाँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि राम शब्द की चर्चा कबीरदास जी भी की है, लेकिन कबीरदास जी जो राम शब्द की चर्चा किए हैं वो अलग है। अब 10th क्लास के बच्चे को हम ये बात अगर पढ़ाते वक्त कहते हैं, अगर यूपीएससी के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए अगर इस तरीके की बात हम बोलते हैं कि एक राम दशरथ नंदन राम है और एक राम कबीर जी के दोहा में आता है, वो कौन सा राम है। अब गीत बनाया कि प्यार काहे बनाया राम ने, तो गीत गाने वालों ने किस राम की चर्चा किया है, बड़ा सा डिस्प्यूटेड बात है। तो इसीलिए बात बता रहा हूं कि पिक्चर, जब गीत गाया तो पिक्चर मेरे दिमाग में आई कि दशरथ नंदन राम की बात हो रही है, अयोध्या वाले राम की बात हो रही है, या उस राम की बात हो रही है जो कबीरदास ने अपने दोहा में राम कहा है। तस्वीर बन गई अलग। तो बातें समझिए। फ्रॉम एग्जाम्पल 4, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। एक हम ग्राउंड पर पॉइंट P लेंगे। चलिए पहले हम ग्राउंड खींच लेते हैं, थोड़ा बीच बीच में बातें होती रहनी चाहिए। चलिए ये P पॉइंट है, P पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, ठीक है। और इस ग्राउंड से ये क्या कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग एक है, वो बिल्डिंग है और ए बिल्डिंग मानकर चलिए, ये बिल्डिंग हम लेते हैं। चलिए भाई ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ऐसे बना देता हूं, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर है, टॉल बिल्डिंग है, राइट। इस टॉल बिल्डिंग के टॉप पर, यहां पर इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। डॉटेड लाइन में दिखा दे रहा हूं, बातों को समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, राइट, 30 डिग्री है। अब कह रहा है आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag is staff from point P is 45 degree। यानी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर एक आपका फ्लैग है, देखिए ये लगा हुआ है, इधर मैं बना देता हूं ऐसे, ये फ्लैग, राइट। और इस फ्लैग के, ये तो बॉटम होगा, ये टॉप हो गया, राइट। फ्लैग ये कह रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग
and the angle of elevation of the top of the flag of the top of the flag is star from point P is 45 डिग्री। तो यहां से ये आपका ये देखिए ये जो है, चलिए ये थोड़ा सा मैं सॉलिड लाइन में बना देता हूं, राइट। ये तो ये एंगल फिर आपका यहां से ये कितना हो गया 45 डिग्री, राइट। राइट, क्लियर, 45 डिग्री। हाँ, अब ये कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। यानी ये आपका निकालने के लिए कह रहा है दिस, ये निकालने के लिए ये आप एच ले लीजिए हाइट, चलिए कोई बात नहीं, हम नाम भी लिखते हैं। एच हाइट क्यों लिखे यार, नाम से ही लिख देंगे, बात झूठ मूठ के ये बात कहने की। चलिए ये वाली बात है, और यहां से ये आपको निकालने के लिए कहा है, ये व्हाट है और ये भी ये व्हाट है, राइट। तो P तो ये पॉइंट है, इसको आप ए बी सी लिख दीजिए, P पॉइंट है, राइट। तो अब आप देखिए BC क्या है, BC है आपका फ्लैग स्टाफ, राइट। और ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ए बी दिस इज द बिल्डिंग, राइट। ये गिवन है विच इज गिवन 10 मीटर, विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। एंड एंगल आप इसको, अब दो ट्रायंगल है भाई, अगर आप ए बी पी की बात करते हैं, ए बी पी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, राइट। एडजॉइनिंग फिगर भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर तो बेटर रहेगा। हाँ, आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए पी, राइट। तो दिस इज 10 मीटर और अपॉन ए पी, यही आपको फाइंड आउट करना है, ए पी, राइट। यहाँ ए पी भी लिख दीजिए, ए पी इक्वल टू व्हाट, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको tan 30 1/√3 हम बताए थे कि वो टेबल याद करके रखिएगा, और 10 मीटर अपॉन ए पी, राइट। एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू 10√3 मीटर। निकल गया ये, एक आंसर आपका ये निकल गया, राइट। अगर इसमें √3 का वैल्यू दिया हुआ यूज करना है, करा यू में टेक √3, तो आप इसमें 10 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू 1.732, अब ये भी अगर नहीं आए 17.32 मीटर, अगर ये भी नहीं आए तो बड़ी मुश्किल है आपको सॉल्व करना, राइट। अब आप देखिए, हम ए पी सी एक ही बार लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी, राइट। एपीसी में अगर आप बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे भाई, tan 45 डिग्री, राइट, tan 45 डिग्री। पता नहीं यार साइनिंग यहाँ क्यों दे रहा है, ऐसे साइनिंग आता नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये भाई यहाँ पर लिखा, पहले वीडियो बनाते थे तो ऐसा साइनिंग आता नहीं था, ऐसा आ कैसे रहा है। बल्ब, ये इस बल्ब को अगर मैं बंद करता हूँ तो अभी नहीं, ये इस बल्ब को तो अभी शाइनिंग आ ही रहा है। अगर मैं मोबाइल वाले को बंद करता हूँ, 1 मिनट, मोबाइल वाले को बंद करता हूँ
हाँ, मोबाइल का अगर मैं टॉर्च बंद कर दिया फिर भी वहाँ शाइनिंग थोड़ा आ ही रहा है। देख रहे हैं यहाँ आपको ये जो हाँ, ये वाले पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, देख लीजिएगा। ये √3 का वैल्यू है, यहाँ रखे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब tan 45 डिग्री इक्वल टू, हम बात करें ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है। देखिए बनाते वक्त ये बात आपको चर्चा होना चाहिए कि किस ट्रायंगल में आप बात कर रहे हैं। ये हमारा इस ट्रायंगल की बात है। अभी जो हम करने जा रहे हैं इस ट्रायंगल का नाम लिख करके तब आप सॉल्व कीजिएगा। कभी कभी बच्चे जो है ट्रायंगल का नाम ही नहीं लिखता है। जब आप ट्रायंगल का नाम नहीं लिखेंगे तो ठीक नहीं बनेगा। थोड़ा सा मोबाइल का भी चला देता हूँ मैं टॉर्च, ठीक है रहेगा। हाँ देखिए, हाँ मोबाइल का टॉर्च है तो थोड़ा सा फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लिखिएगा AC अपॉन AP। देखिए ये आपका पूरा परपेंडिकुलर बन गया यहाँ से यहाँ। इसमें आपका बिल्डिंग एंड फ्लैग स्टाफ दोनों का है। इसको आप AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं, डोंट वरी, एंड AP। ठीक है, दिमाग में बात को रखिएगा। tan 45 डिग्री 1 एंड दिस इज इक्वल टू AB आपका 10 है, 10 मीटर है AB, राइट, एंड प्लस BC, और AP आपने निकाला है 17.32 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो आपका 10 प्लस BC इक्वल टू 17.32 मीटर। इट इंप्लाइज देना जरूरी है, एंड देयरफॉर लास्ट में लिखेगा देयरफॉर BC इक्वल टू व्हाट, 17.32 मीटर माइनस 10 मीटर। यहाँ 10 मीटर लिखिएगा भाई, ये यूनिट लिख करके बनाना, सीधा 10 नहीं लिखना है यार, हमसे भी मिस्टेक हो रहा है। 10 मीटर, यहाँ भी आप 10 मीटर लिखिएगा, यूनिट के साथ लिखना है, ठीक है राइट, यूनिट के साथ हम लिखें 10 मीटर, तो ये आपका बन जाएगा 7.32 मीटर ABC, एंड दिस इज द हाइट ऑफ व्हाट, फ्लैग स्टाफ। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल 4 बनाया, राइट। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल 5 पर अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एग्जाम्पल 5, 6 और 7, राइट। एक और एग्जाम्पल की चर्चा हम कर लेते हैं। बोर्ड भी थोड़ा सा, हमारे पास नॉलेज अधिक होने के बावजूद भी मैं YouTube की दुनिया में पिछड़ गया, जानकारी नहीं थी, और यहाँ तक कि चैनल भी बनाने की जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ। अरे ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे सब आलतू फालतू का वीडियो बना करके पैसा कमा रहा है, उसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, गाना का बना लिया, शॉर्ट वीडियो है, तो पैसा कमाने का एक टेक्निक यूट्यूब में बहुत आया, उस पर अपना देते रहता है ये सब चीज़। अब हमारे पास इतनी नॉलेज थी, पहले से डाले रहते। हालांकि किशनगढ़ गांव में एक लड़की को हम पढ़ाते थे, उसका नाम महक था, महक, और उस लड़का का नाम तुषार। वो 2015 में ही हमें बताया था कि सर आप वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालिए, आपका बहुत चलेगा। कहें कि कौन है, स्मार्टफोन क्या है, नहीं है, फ़ोन भी स्मार्ट नहीं था उस समय। तो उसी की मम्मी ये गैलेक्सी वाला जो फ़ोन है ये खरीद करके दी हुई है। अच्छा नंबर आया था उस समय। ये फ़ोन सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी का J7 प्राइम है। 15,000 रुपये में वो लड़का तुषार अच्छा किया था, और हेरिटेज स्कूल में बसंत किशन, उसका फादर चिक्कू बहुत ही अच्छा
फ्रेंड 11th क्लास में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अदरवाइज वो बच्चा तो जीनियस था, बना दे। 6 क्लास में मिला था, जीनियस बच्चा बन गया। 11th क्लास में थोड़ा ट्यूशन फी को लेकर के तू मैं हुआ और बातें बिगड़ गई। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल 5, ठीक, राइट। आइए एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन कई बच्चे पढ़ता है, कुछ समझ में आता कुछ। ये क्वेश्चन को समझने की बात है, फिगर ही नहीं बन पाता है बच्चों से। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या करे, आराम से इत्मीनान से समझिए। ये कह रहा है कि अ शैडो ऑफ अ टावर, तो पहले तो ये टावर आपके दिमाग में पिक्चर तस्वीर आनी चाहिए। टावर है, तो टावर है इसमें स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड, ग्राउंड का है या लेवल ग्राउंड का है, चलिए ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है, ग्राउंड, राइट। इस ग्राउंड पर एक टावर खड़ा है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए मैं टावर का पिक्चर बनाता हूं। टावर यही है जो हम ये बनाए हुए, थोड़ा इसको मिटा देता हूं अच्छा से। एक टावर यहां बनाता हूं। ये आपका टावर है, राइट, ये टावर है। टावर का शैडो, छाया, टावर का शैडो छाया बनता है। तो देखिए बात को गहराई से समझिएगा। ये लिखा है बड़ा टेढ़े मेढ़े वर्ड से, आपके बात से दिमाग निकल जाएगा। फिगर कुछ बनाइएगा और लिखा कुछ और है, और सोल्व कर दीजिए, घर पर आइएगा कहिएगा नहीं ये तो मैंने बना दिया, लेकिन वो गलत रहेगा। देखिए शैडो ऑफ अ टावर बिल्डिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज found to be 40 meter longer when the sun's altitude is, तो पहले तो एक सन सा बनाइएगा, सन। तो भाई ये टावर है, तो ये आपका सन यहां पर, ये मैं मानता हूं कि ये सन है, ये सन है, राइट। तो आप इस बात को समझिए, हम तो समझ रहे हैं बात को कि हम तो दिमाग में, लेकिन आपके दिमाग में हम किसी बात को कैसे डालें। कोई टीचर ये स्टूडेंट के दिमाग में कोई बात को कैसे भर दे, दिस इज ग्रेट टफ जॉब, बहुत ही खतरनाक जॉब है। हम एक मीडियम है, माध्यम है, हम आपको सारी बात आपके दिमाग में नहीं डाल सकते हैं। हम कितना भी डालने का प्रयास करेंगे आप नहीं डाल पाएंगे, आप नहीं समझ सकते। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी, आपकी थिंकिंग ही काम आएगा। देखिए हम इसलिए ये कह रहे हैं कि सन का जब ऊपर जाता है तो आपका शैडो छोटा बनते चले जाता है। देखिएगा
सन अगर पूरब दिशा में है और राइज हो रहा है तो आपको शैडो बड़ा होगा, और जो जो वो हाइट उसका बढ़ते चले जाता है आपके माथे के परपेंडिकुलर सीधा माथे पर अगर आ जाए तो आपका शैडो कम हो जाए। इसका मतलब है कि एंगल जब बढ़ेगा, सन्स का अल्टीट्यूड बढ़ेगा, बातें समझ रहे, सन्स का अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आपका शैडो छोटा होता चला जाएगा। क्या होगा? शैडो छोटा होगा। बात को ध्यान रखिए। सन तो बातें समझ लीजिए, तो ये सन जो है, ये सन अगर मानकर चलिए कि यहां पर है, अल्टीट्यूड इसका यहां से दे रहे हैं तो यहां पर सन है, तो ये आपका छाया बना रहा है इस पॉइंट पर। देखिए आपके बुक में सन का फोटो नहीं दिया है, मैं सन की फोटो भी बना दिया। ये सन है, ठीक बात। ये सन का अल्टीट्यूड कह रहा है 30 डिग्री है। अगर ये आपका अल्टीट्यूड 30 डिग्री है, बातें समझिए, तो ये बात समझिए, ये कैसे, तो आप इस बात को समझिए, ये आपका ये 30 डिग्री है, बातें समझ 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, राइट। अब कह रहा है कि ये एल्टीट्यूड बढ़कर के क्या हो जाता है 60 डिग्री, यानी सन अब जो है ना इस लेवल से सन ऐसे करते रहे, सन ये बढ़ गया थोड़ा, अब ये सन जो है ना यहां पर आ गया है, तो ये कह रहा है कि उसका शैडो जो अब यहां बढ़ेगा तो ये पोल से टकराएगा तो ये शैडो आपका यहां पर आ जाएगा। देखिए पहले वाले पर शैडो का ये है, शैडो ये है, और जब वो 60 डिग्री पर आ गया है यहां, ये समझिए ये 60 डिग्री पर, तो इस लाइन के पैरेलल ये दीजिएगा तो ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। बात को समझिए। एग्जाम्पल 5 में सन का पोजीशन नहीं दिया, लेकिन सन उस तरफ रहेगा तब नहीं इस तरफ शैडो बनेगा। हाँ, तो वो कह रहा है कि जब 60 डिग्री पर है सन, मानकर चलिए कि अल्टीट्यूड 60 डिग्री पर है, अगर अल्टीट्यूड अगर 60 डिग्री है तो शैडो उसको बन रहा है 20 मीटर, राइट, 20 मीटर। और अगर अल्टीट्यूड 30 पर है तो वो कह रहा है कि 20 + 40 बनेगा, यानी 30 डिग्री पर लंबा उसका बनेगा, वो ज्यादा बनेगा, उसका जितना है उससे ज्यादा बनेगा। तो 40 मीटर ज्यादा बन रहा है, वो कह रहा है कि लॉन्गर बन रहा है। बात को कह रहा है से बात पकड़िए। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ या कोई भी टीचर जो उसके अंदर की जो थिंकिंग है टोटली का टोटली जो है ना स्टूडेंट के दिमाग में भर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कई बार पढ़ाते वक्त भी कहा कि आप एक गीला कपड़ा को कितना भी निचोड़िए, जोर से निचोड़ दीजिए, आप उस गीले कपड़े से पूरा पानी को नहीं खत्म कर सकते। तौलिया है, स्नान करते हैं, तौलिया है, बनियान है, कोई भी कपड़ा है, उस कपड़े को कितना भी आप टाइट से निचोड़ दीजिए, आप उस कपड़े से टोटल पानी को नहीं गिरा सकते। तो क्या करना पड़ेगा? उस कपड़े को आपको नेचुरल लाइट में, सनलाइट में डालना पड़ेगा, सनलाइट में। जो आपकी पावर नहीं है वो सन की पावर है, या नहीं तो उस कपड़े को आपको किसी हीटर के पास रखना पड़ेगा, वो आपकी पावर नहीं है, वो हीटर की पावर है। सनलाइट में अगर आप कपड़े को रखते हैं तो टोटल का टोटल पानी आपके कपड़े से इवेपोरेट हो जाता है, और तब कहते हैं कि कपड़ा ड्राई हो गया। वो
नेचुरल फिनोमेनन है। हम इसलिए ये बात हम आपको कह रहे हैं कि हम कितना भी आपको इस एग्जाम्पल को समझा दें, लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं कब, जब तक कि आपका नेचुरल थिंकिंग काम नहीं करता है। टीचर क्या है? अब एक तौलिया लीजिए, तौलिया में बहुत ज्यादा पानी है और उस बहुत ज्यादा पानी है सीधे डुबा करके उस तौलिया को धूप में रख दीजिए तो उसको सूखने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, पूरा दिन लग जाएगा तो अभी नहीं सूखेगा। बातें समझ रहे हैं? लेकिन जब उस तौलिया को आप निचोड़ देते हैं, पानी गिरा देते हैं और तब आप सनलाइट में डालते हैं तो 2 घंटा में वो तौलिया सूख जाता है। हालांकि नेचुरल लाइट से ही सूखा। टीचर ठीक वही निचोड़ने वाला काम करता है। किसी क्वेश्चन को वो निचोड़ने वाला काम करता है। निचोड़ देंगे ना तो ये स्टूडेंट जल्दी समझ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट को समझने में, जैसे गीला तौलिया को आप धूप में रख दिए, उसको सूखने में दिन भर लग जाएगा, न जाने कि 2 दिन 3 दिन भी लग जाएगा। अभी मैं अभी चुनाव लड़ रहा था सोनबरसा जिला परिषद 20 से, तो एक रोज नल खुला ही रह गया और हमारे रूम में एक, हम नीचे गद्दा पर सोते थे, गद्दा है एक, क्योंकि उस साइड बेड है तो उधर वो शीशे की ग्लास है तो उससे ठंडी हवा आती है। तो हम थके मादे आते हैं और ये रूम में गद्दा नीचे रखा हुआ है तो उसमें, इसमें हॉल वाले रूम में उसमें सो जाते हैं। अब सुबह ड्राइवर आते हैं, गाड़ी में बैठते चलते बनते हैं। समस्या ये खड़ी हो गई कि एक दिन नल खुला ही रह गया, किचन का नल खुला ही रह गया और हम चले गए। आप ये पानी गिर गया पूरे रूम में, उस रूम में, बालकनी में, उस रूम में, हॉल में, सारे में पानी, और नीचे में गद्दा था, गद्दा गीला हो गया। भाई उस गद्दा को उठा करके मुझे रखने में परेशानी, 7-8 केजी उसमें रुई, और 8 केजी रुई तो पानी को सोखता है बहुत ज्यादा, 15-20 केजी पानी उसमें उठाकर रखने में, और 10 डेज 10 दिन में वो गद्दा सूखा। क्योंकि गद्दा को निचोड़े हम कहां से भाई, कैसे निचोड़ पाएंगे? सीधे जाकर बालकनी के रेलिंग पर डाल दिए, सूखता रहा 5 दिन तक। ये एक तरफ से, और फिर दूसरे दिन 5 तरफ दूसरे तरफ किए। 10 दिन के बाद उस गद्दा को मैंने देखा कि सूख गया है। चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय होश हवास नहीं था, सुबह जाना आना, कभी गैसे खुला रह गया, कभी मतलब है कि दिमाग नहीं काम। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि टीचर ठीक वो निचोड़ने वाला काम करता है कि बुक को निचोड़ दे जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो इस बात पर हम चर्चा की कि हम कितना भी ये बात हम आपको समझा दें, आपको समझना है आप ही को है। नेचुरल चीज अगर आपके पास है तो आप ठीक है समझ सकते हैं, अदरवाइज नेचुरल चीज नहीं है, नेचुरल एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आर्टिफिशियल एजुकेशन से काम चलने वाला नहीं है। मैं कभी आर्टिफिशियल और नेचुरल एजुकेशन पर आपको मैं लेक्चर दूंगा, तब आपको पता चलेगा। आइए अब हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए बी, यहां ले लीजिए पॉइंट सी और यहां ले लीजिए डी। थोड़ा सा ये मैं यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा सी पॉइंट, यहां पर देखिए घिची पिछले ग्राउंड को अब मैं हटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन बन गया, पिक्चर बन गई आपके दिमाग में, क्वेश्चन बन गया। तो ए बी सी डी, राइट। तो आप 2 ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप बात कर लीजिए, है ना। थोड़ा बोर्ड अच्छा से साफ नहीं हुआ है, यहां सब लगा हुआ रह जाता है,
मार्कर ही थोड़ा सा हार्ड है, बोर्ड भी थोड़ा सा पुराना हो गया है। आइए तो अब ये बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल से, कहीं से शुरुआत कीजिए। इन ट्रायंगल आप इसको लिख दीजिए यहाँ, ए बी क्या है, टावर है जिसका हाइट फाइंड आउट करना है। अब इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक, BCA लिख दीजिए, कोई बात नहीं, BCA कॉमा। तो क्या लिखिएगा इसमें, ट्रायंगल का नाम लिख करके तब शुरुआत कीजिएगा। तो tan राइट 60 डिग्री इक्वल टू, क्या लिखिएगा, tan 60 डिग्री आप ये लिखिएगा हाँ AB अपॉन BC, राइट, tan 60 √3, this is equal to AB upon BC, and therefore AB equal to BC √3, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, राइट। ये बनता है। अब आप बात कीजिए इन ट्रायंगल ABD, ठीक, राइट। क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू AB, राइट, AB अपॉन BD, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 40 मीटर है, क्योंकि 60 डिग्री पर जो शैडो बनता है और 30 डिग्री पर जो शैडो बन रहा है वो 60 डिग्री पर के शैडो से 40 मीटर ज्यादा है, लॉन्गर है। अब ये बात आपको बार बार एग्जाम्पल का 5 जो है ना उसको वर्ड पढ़ने से आपको दिमाग में बात बैठे नेचुरली। आइए, tan 30 आपका 1/√3 और AB अपॉन BD, राइट। BD को आप थोड़ा सा लिख सकते, चलिए यहां से मैं शुरू करता हूं लिखना, राइट। आइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो BD इक्वल टू क्या लिखिएगा, AB √3, यहां इट इंप्लाइज देना जरूरी है, राइट। आइए, तो BD को आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो DC प्लस BC इक्वल टू AB √3, राइट। अच्छा, अब आप देखिए BC को यहां से हटा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो AB अपॉन √3 आ जाएगा। DC आपका 40 मीटर है और BC इज रिप्लेस्ड बाय इक्वेशन 1 AB अपॉन √3, and this is equal to AB √3, राइट। आपको निकालना ये भी, तो ऐसा आप कर सकते हैं इसको, 40 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB √3 माइनस AB अपॉन √3, क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू 40 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिखिएगा, √3 और इसको कीजिएगा तो आपका 3AB बनेगा अब माइनस AB। बात समझ रहे हैं, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, 4th 5th 6th क्लास का चीज है भाई। हाँ, एंड इट इंप्लाइज 40 मीटर इक्वल अप टू AB अपॉन √3, राइट। एंड देयरफॉर AB एक ही बार लिख देता हूं, तो आप लिखेगा 40√3 मीटर अपॉन 2, ये बन जाएगा 20√3 मीटर, राइट। इसे यार 20 कट गया, √3 का यूज किया है, नहीं किया है। एंड देयरफॉर हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ टावर, इसको बोलिएगा हाइट ऑफ टावर, and this is equal to 20√3 मीटर। देखिए
आप कहिएगा कि सर पहले बड़े वाले एंगल का ट्रायंगल का यूज क्यों नहीं किए, कर सकते हैं इसमें, है ना, बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कीजिएगा तो भी बात बनेगी। तो ये जो एग्जाम्पल 3, 4, 5 हमने सोल्व किया बड़ी आराम से, रेस्ट से। और अब देयर आर 2 एग्जाम्पल्स और है, रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और ये देखिए, तो बात एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में नेचुरल चीज होना जरूरी है, नेचुरल चीज। अब थोड़ी सी एक घटना की चर्चा मैं आपको कर देता हूं, जैसे नेचुरल एजुकेशन और आर्टिफिशियल एजुकेशन क्या है, आइए मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। मुनीर का एक दिल्ली में वसंत कुंज में, साउथ दिल्ली में मुनीर का एक गांव है, बहुत ही आर के पुरम के बगल में है मुनीर का। जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं साउथ दिल्ली में, तो मुनीर का को जानते हैं। तो आज से 5-6 साल पहले की बात बता दे रहा हूं। हमारी बेटी हमसे बोली कि पापा, जो स्विमिंग पूल में सभी जाते हैं स्नान करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए मैं भी जाऊंगी, कि मेरे फ्रेंड्स लोग जाती है। हमने पूछा कि कहाँ जाती है, तो कहे कि मुनीरका में स्विमिंग पूल है, गंगनाथ मंदिर है ना उसके बगल में। तो हमने कहा ठीक है चलो। हमारे साथ एक रोशन नाम का लड़का था जो किशनगढ़ में ही रहता था, तो वो कहा कि सर कि जो मैं देखा हूँ मैं भी साथ में चलूँगा। मुझे मॉर्निंग वॉक के दौरान मैंने उसे चर्चा किया कि हमारी बच्ची हमसे बोलती है कि स्विमिंग पूल में जाना है, चलो भाई इसको दिखला दो। उन्होंने कहा कि कुछ पैसे उसे लेंगे, शायद 1 घंटे का 100 रुपया था। तो उसके अंदर हम भी कहे कि चलो, पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी लाइफ में स्विमिंग पूल वो देखा, उसमें गया तैरने के लिए। गांव घर का बंदा क्या है, तो उसमें तैरने के लिए तैर उड़ लिया। हम देखे कि बहुत सारे बच्चा उसमें तैर रहा है। वहां पर मैंने एक चीज को देखा कि एक ट्रेनर है, ट्रेनर मतलब जो प्रशिक्षण देता है, जैसे जिम में प्रशिक्षण देने वाला होता है ट्रेनर। तो वहां पर मैंने एक ट्रेनर को देखा और मैं उस ट्रेनर को देखा कि वो ट्रेनिंग दे रहा है कुछ बच्चों को सिखाने के लिए कि तैरा कैसे जाता है। तो वो देखते तैरने वाले जो नदी में होता है, वो स्विमिंग पूल में तो बैलून टाइप का होता है, उसको क्या नाम बोलते हैं अभी भूल रहा हूँ। उस बैलून पर हाथ रख करके उसको तैरना सिखलाता है ट्रेनर। और ट्रेनर भी उसमें अपना 10-20 बच्चा है तो उससे पैसा लेता है, तो उसको ट्रेनिंग देता है। कराटे सिखाता है तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है। जिम में जाइए तो बॉडी बनाने का ट्रेनिंग है। तो हमने स्नान उस्नान कर लिया, वो ट्रेनर भी आ गया यहाँ अपना, तो कपड़े उपड़े बदल करके बाहर निकले। तो मैंने ट्रेनर से थोड़ा सा पूछा, बात किया कि सर आप जिन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए, क्या वो बच्चा टर्बुलेंट वाटर में तैर सकता है? मतलब ऊपर नीचे जो पानी जाती है, टर्बुलेंट वाटर में तैर सकता है? शांत पानी जैसे गंगा की है तो शांत पानी में गंगा को इस पार से उस पार तैर सकता है आपके वो जो बच्चा है जिसको आप ट्रेनिंग देते हैं? तो वो हमारी चेहरा को देखने लगा और बोलता है कि तुम ये सवाल क्यों किया है और तुम कौन हो? मैंने अपने बारे में बताया कि मैं ट्यूटर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। वो आदमी हमसे थोड़ा सा इरिटेट भाव में
जैसे वहाँ पर उसका बहुत सारा स्टूडेंट सब था, तो उसको लगा कि हमारी पर्सनालिटी गिर जाएगी, तो कहा कि ये सवाल करने के पीछे क्या कारण है, बताओ तुम। हम इससे सवाल किया, हमने कहा कि देखिए, हम लोग जिस गांव से आते हैं उस गांव का कोई भी बच्चा कहीं पर किसी से तैरने के लिए सीखा नहीं आज तक। मैंने अपने बारे में भी बताया कि हमें कोई तैरने के लिए सिखलाया नहीं। हमारे गांव में, बिहार में चलिए, हमारे गांव में अधवारा नदी है, और हमारे गांव के 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा सब है, वो यूं ही नदी में खेलने गया और खेल खेल में ही वो तैरना सीख गया। उसको किसी ने तैरने की ट्रेनिंग नहीं दिया, लेकिन वो अच्छा तैराक बन गया। हमने उनसे कहा कि जिस स्विमिंग पूल में आप तैरना बच्चों को सिखलाते, मैं तो इसमें 5 घंटा तैरूंगा, और विदाउट बैलून का, जो बैलून आप लेकर के उसको बैलून को नहीं, 5 घंटा तैरूंगा, ऐसे ही परे रहूंगा, कभी पैर से, कभी पट, कभी चीट, ऐसे तैरते रहूंगा। और हमने उनको कहा कि हमें कभी किसी ने तैरना नहीं सिखलाया, लेकिन मैं टर्बुलेंट वाटर में भी तैर जाऊंगा। मैंने कहा कि हम तैर का जाएंगे, हम मतलब है कि गांव से उस गांव में बैल तैरा कर ले जाते थे, हेंगा हल जोतने के लिए हेंगा ले जाते थे। खेत में धान के जो रोपनी होता, तो आटिया को जो है ना नदी में तैरा करके ले आते। धान के जो पोटली होता है, जिसको हम बोलते हैं एक जोड़ा आटिया, 10 पोटली को बोलते हैं, तो आटिया बोलते हैं उसको ग्रामीण भाषा। हमने कहा कि हम लोग तैरा कर लाते, खींच करके लाते। टर्बुलेंट वाटर है, फिर भी उसमें तैर जाते, बट किसी ट्रेनर ने आज तक मुझे ट्रेनिंग नहीं दिया कि तैरा कैसे जाता है। लेकिन आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने कहा कि शहरों में जिम है बॉडी बनाने के लिए, कि मसल्स लोग बनाते हैं। मैंने कहा कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग मसल्स वाला है, जो लोहार सब है, जो लकड़ी ऐसे चीरता है, 4 घंटा 5 घंटा चीर रहा है लकड़ी, ऐसे ऐसे खींचकर, उसका मसल्स देखिएगा तो बड़ा है, मोटा है, सलमान खान से भी अच्छा लगता है। लेकिन उसको कभी किसी ट्रेनर ने बॉडी बनाने के लिए नहीं, ट्रेनिंग नहीं दिया। हमने कहा कि दिस इज नेचुरल एजुकेशन, कि जो एजुकेशन बिना ट्रेनिंग का मिलता हो वह नेचुरल एजुकेशन कहलाता है। और जो एजुकेशन ट्रेनिंग से मिलता है वह आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल एजुकेशन अच्छा नहीं होता है। तो बच्चों में नेचुरल थिंकिंग खत्म हो रही है आजकल, और उसको नेचुरली सोचने की क्षमता खत्म हो गई। आजकल गूगल को टाइप करता है, क्वेश्चन आंसर निकालता है। ट्यूटर सब एक एक्सरसाइज ही बना देता है, जबकि एक्सरसाइज टीचर का काम नहीं है बनाना। टीचर का काम है कंसेप्ट समझाना, इंट्रोडक्शन टू चैप्टर है वो करना, एग्जाम्पल समझाना, जैसे आज मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। लेकिन टीचर डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ा रहा है। ये सीतामढ़ी में तो और बुरी हालत है, सारे बच्चों को आर्टिफिशियल माइंडेड बना दिया, नेचुरल चीज तो है ही नहीं। मैं एक बार एक किसी ज्ञानी का भाषण, वो लेक्चर सुन रहा था कि वो बताना चाह रहे हैं, अब शॉर्ट में मैं बता दूं, जापान की ये कहानी है। जापान में, और ये बहुत पुरानी कहानी है और रियल घटना है,
जापान में राजा होते थे उस समय, तो उस राजा के एक जो स्वॉर्ड्समैन तलवारबाज, जो तलवार चलाता है, हर राजा के पास में धनुर्धर होता, गदाधारी होता, तलवार चलाने वाला होता। अलाउद्दीन भी राजा परमार के दरबार में वो लड़ाकू आदमी थे, तो हर राजा अपने सेनापति रखते थे। तो उस राजा के सेनापति बहुत बड़ा तलवारबाज था। एक रोज थका मादा अपने घर में आया, सो गया। उसके रूम में एक चूहा, रैट, कभी दीवार पर इधर से उधर कूदता, चें चें करता। वो थका मादा था तलवारबाज, उसको सोने में दिक्कत होती थी। जैसे आपको मच्छर कभी कभी परेशान कर देता है, कान में आकर बोलेगा, अगर मॉस्किटो नेट नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। उसी तरीके से वो तलवारबाज परेशान हो गया। तुरंत तलवार निकाला और वो रैट पर वार करता है कि रैट को काट ही देना है। जैसे आप मच्छर को सोचते हैं कि ताली बजा करके दोनों हाथ से उसको मार दे, मरता नहीं, भाग जाता है। तलवारबाज जो था वो तलवार भांजते रह गया, लेकिन चूहा कटा नहीं। जब भी तलवार मारता चूहा जंप कर जाता। ये बुरी हालत हो गई कि वो तलवारबाज गेट बंद कर दिया और कल सुबह राज दरबार में कहता है कि एक चूहा है जो हमसे नहीं मरा है। राजा कहता है कि अरे यार, जब तुम रणभूमि में जाते हो, कुरुक्षेत्र में जाते हो, तो तेरी तलवार खाली नहीं आती है। यानी तुम तलवार म्यान से निकाला, तुम तलवार हाथ से भांजा और एक गर्दन तो कट करके कम से कम आएगा ही। तुम इतना बड़ा तलवारबाज हो, इसके बावजूद भी तुमसे एक चूहा नहीं कट सका। राजा के दरबार में चूहा पकड़ने वाली बिल्ली थी और चूहा पकड़ने की ट्रेनिंग उस बिल्ली को दे रखा था राजा, कि चूहा को कैसे पकड़ना है। जैसे आज कुत्ते को ट्रेनिंग दे देता है लोग, कुत्ते को भी ट्रेनिंग मिलती है, चोर को कैसे पकड़ना है, आतंकवादी को कैसे पकड़ना है। उसी तरीके से राजा ने अपने राज दरबार में एक बिल्ली को रखा था, उसका काम था चूहे को पकड़ना। राजा ने तुरंत आदेश किया कि बिल्ली को छोड़ा जाए। वो बिल्ली उस रूम में आया, वो बिल्ली उस रूम में जंप लगा रही है चूहे पकड़ने के लिए। जब भी वो बिल्ली जंप लगाती, चूहा आगे भाग जाता, फिर जंप लगाती, चूहा फिर आगे भाग जाता, बिल्ली फिर जंप लगाती, चूहा आगे भाग जाता। वो ट्रेंड जो बिल्ली थी, जिसको चूहे पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, वह बिल्ली भी हार गई, लेकिन वह चूहा पकड़ा नहीं गया। अंत में किसी ने कहा राजा को कि गली कुची में जो आवारा बिल्ली है उसे पकड़ कर लाया जाए। आवारा बिल्ली उस चूहे को पकड़ सकती है। राजा को भरोसा नहीं हुआ कि यार, जो ट्रेंड बिल्ली है, जिस पर मैंने लाखों खर्च किया है, इसको ट्रेनिंग मैंने दिलाया है, ये बिल्ली जब चूहे को नहीं पकड़ सकी, तो आवारा बिल्ली जो गलियों में घूमती है, वो बिल्ली क्या चूहे को पकड़ सकती है। लेकिन फिर भी राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह को माना और आवारा बिल्ली को पकड़ करके लाया गया जो गली में घूमती है। और वह बिल्ली आई और आते ही एक ही झपट्टे में चूहा को वो कैच कर ली, पकड़ ली। राजा के दिमाग ठनका कि साले, जिस बिल्ली पर मैंने लाखों खर्च किया है, वो बिल्ली इस चूहे को पकड़ने में फेल कर गई। लेकिन जो बिल्ली आवारा है, गलियों में घूमता है, वह एक ही झपट्टा में चूहे को पकड़ ली। राजा के दिमाग में आया कि जिस बिल्ली को हमने ट्रेनिंग दिया, देखिए, बिल्ली का स्वभाव ही होता है चूहे को पकड़ना।
दिस इज द नेचर ऑफ कैट, कैट्स नेचर। बिल्ली का स्वभाव होता है, नेचर होता है चूहे को पकड़ना। तो वो जन्म से ही वह चूहे को पकड़ने की उसकी स्वभाव है, नेचर है। और जिस बिल्ली को आपने ट्रेनिंग दिया, उसका नेचुरल जो चूहे पकड़ने की क्षमता थी वो खत्म हो गई। आपने उसको आर्टिफिशियल बना दिया, ट्रेनिंग देकर के उसको आर्टिफिशियल बना दिया। तो नेचुरल रूप से जो बिल्ली को चूहे पकड़ने की क्षमता थी वो खत्म हो गई ट्रेनिंग देकर के। इसीलिए हम ये कहानी आपको इसीलिए दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि कई जगह पर मेरे बारे में भी सवाल उठता है कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, हमारे बारे में पर्टिकुलर सीतामढ़ी में कई पेरेंट्स डर जाते हैं। कई पेरेंट्स तो लड़ जाते हैं कि आप जेनेटिक्स पढ़ाने के इतने शौकीन हैं, इसके बावजूद भी आप फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं। देखिए बात वैसी नहीं है, बात है नेचुरल एजुकेशन की। अगर नेचुरली रूप से आप इंटेलिजेंट है तो फिर ये कहने वाली बात नहीं होगी, है ना। लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा, कहने की जरूरत नहीं, लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा। हम ये नहीं कहना चाहते कि उस ग्रेड में हम हैं। आज मैं चुनाव लड़ा तो मैं राजनीतिक रूप से थोड़ा सा प्रभावित हो गया, तो विज्ञान की चीज को समझने में थोड़ी सी कमी आई है। इसलिए अब मैं पॉलिटिक्स छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब पॉलिटिक्स मैं करना शुरू कर दूंगा तो फिर विज्ञान को समझने में मुझे थोड़ा सा परेशानी होगी, कंट्राडिक्शन है। कई टीचर जो समाज का है और उसमें सामाजिक चीज समाया हुआ है, तो विज्ञान पढ़ा करके भी विज्ञान नहीं पढ़ा पाएगा, वो ठगता है आपको। विज्ञान का आदमी तो ये भोला भाला होता है, प्लेन होता है। विज्ञान के आदमी को तो 10 साल का सामाजिक बच्चा ठग लेगा। 10 साल का सामाजिक बच्चा विज्ञान के आदमी को नंगा कर देगा। ये चीज है। तो हम आपको इस वीडियो को लंबा नहीं किए हैं, हमने 3 एग्जाम्पल बताया। पता नहीं मेरे दिमाग में कभी कभी कुछ बातें आती है तो मैं बच्चों को बोलते रहता हूं। तो आज नेचुरल एजुकेशन पर भी मैंने चर्चा किया और आर्टिफिशियल एजुकेशन पर। मैं आपको नेचुरल बनाना चाहता हूं। हमारे दिल्ली में बहुत सारे बच्चे, वो सभी नेचुरल बन गए, आज भी मेरा दीवाना है। और आज जो मैंने चुनाव लड़ा है जिला परिषद में, करीब 2.5 लाख के आसपास में रुपया खर्च हुआ। हमारे कुछ मित्र ने सहयोग किए हैं, लेकिन हमारे कई बच्चे जो डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, वो सब मुझे 15,000, 20,000, 10,000 रुपये से मदद किया है। और दिल्ली में ज़्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट ने मुझे पैसे से देकर मदद किया है। जो लड़की स्कूल में शिक्षिका बन गई है, बैंक में जॉब कर रही है, कोई डॉक्टर बन गई है, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी पैसे देकर के मुझे मदद किया जब हम चुनाव लड़ रहे थे। बॉयज स्टूडेंट्स भी मदद किए हैं और हमारे दिल्ली के कुछ मित्र हैं जो बहुत काफ़ी मदद किए। तो इसीलिए आज यहाँ पर हम कुछ लेक्चर दिए हैं नेचुरल एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल एजुकेशन के बारे में। आप नेचुरल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दीजिए। अब रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाएंगे। धन्यवाद।